ये देखिए, यह है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। अब आपको तावड़े तो नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में गृह मंत्री क्योंकि यहाँ पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। आज किन बातों का उल्लेख ऐसा होता है जो आप पहली बार सुनेंगे उनके मुंह से, इस बात का इंतजार। और खास तौर से आगे का रोड मैप क्या है, बंगाल को लेकर रोड मैप क्या है आने वाले दिनों में, क्या इसका रिवर्बरेशन वो पंजाब और उत्तर प्रदेश तक जाते हुए और फिर आने वाले दिनों में 29 के आम चुनावों तक देखते हैं, या उनका उद्बोधन उधर अभी नहीं जाता है। इस सब पर लोगों की निगाहें। हर्षवर्धन के पास मैं जाऊं उससे पहले आप अगले 15-20 सेकंड में अगर अपनी बात को कंक्लूड कर सकें। आपने कहा शंकराचार्य, सनातन ये अवलंब हैं जिनके इर्द गिर्द सारी बातें घूमती हैं। जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप चाहे कुछ भी हो और किसी भी पद पर बैठे हो, आपको सनातन और शंकराचार्य के अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे वो डेंगू मलेरिया के रूप में हो, चाहे साक्षात शिव स्वरूपा शंकराचार्य का अपमान किया है। आज भी वर्तमान से लोगों को आने वाले भविष्य का सबक लेना चाहिए, क्योंकि किसी को डाउट नहीं है कि धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म अपनी रक्षा स्वयं करता है। और इसका प्रारूप आप जिस रूप में देना चाहें वो साफ है, स्पष्ट है। ठीक है। विकास की मर्यादा, विकास की परिभाषा जो है वो वेदों से ही निकलती है। ये जो आपने सुभ्रांश जी, क्या आज पश्चिम बंगाल के और डीएमके के मतलब तमिलनाडु के नतीजे आने के बाद असल में ये कहा जा सक रहा है मुखर रूप से? क्या इसके पहले ये बातें तो थी लेकिन क्या मुखर रूप से नहीं कही जा सकती थी? ये भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को एट्रीब्यूट किया है, कहा यह भी जा रहा है कि असल में जो कुछ बांग्लादेश में हुआ उसका बहुत बड़ा प्रभाव भारत पर पड़ा है। भारत के आम चुनाव जो 2024 में हुए और उसके बाद होने वाले प्रोविंशियल इलेक्शंस, वो चाहे महाराष्ट्र के हों, हरियाणा के हों, दिल्ली के हों, पश्चिम बंगाल के हों, बहुत बड़ा असर उनका पड़ा है। आपको क्या लगता है? लेकिन निश्चित तौर पर इन बातों का असर पड़ता है और पश्चिम बंगाल कई मायने, कई संदर्भ के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। ये ठीक बात है कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे, उनका एक कहें कि जन्मभूमि, कर्मभूमि, उनका एक सपना, और भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 370 हटाकर उनका एक और सपना पूरा किया था। लेकिन उनकी अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि में भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर रही। 2021 के चुनाव में 77 तक पहुंचने के बावजूद वो नहीं पहुंच सकी और शायद वो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को ये समझ में नहीं आया कि 215 सीटों के बाद व्यवहार कैसे करना है। देखिए, हमको आप कहें कि हर्षवर्धन त्रिपाठी बड़े खराब आदमी हैं और मैं व्यवहार न करूं खराब, तो आप बार बार कहते रहेंगे तो भी प्रभाव नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा कर्म करता रहूं कि आप कहें और वो साबित होता रहे। जो भय और भरोसे के बीच क्या जो अंतर था, या कहें कि भय से भरोसे की जो यात्रा थी, उसको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया, और मैं तो ये भी कहूंगा कि बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर प्रोवोक किया। अब जिस समय में बांग्लादेश में हिंदू संस्कृति, रविंद्र संगीत, कला, हिंदुओं से जुड़े हुए जो प्रतिमान, वो सब ध्वस्त किए जा रहे थे, और उस समय अगर ममता बनर्जी यहां ये कह रही हैं कि मेरे होते हुए कोई निकाल नहीं सकता है, तो ये आप महत्वपूर्ण बात हर्षवर्धन कह रहे हैं। असर पड़ता है, इसका असर पड़ता है। आपने बड़ी बात कही कि इमेज जो है वो बहुत अलग नहीं हो सकती वास्तविकता से। लेकिन एक बात मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्या इन नतीजों के बाद वो जो एसआईआर की बात की जा रही थी, वो जो 90 लाख में 27 लाख वोटर्स की बात की जा रही थी, जो असल में एडजुडिकेशन के हवाले ही रह गए, क्या ये चीजें भी आने वाले दिनों में चर्चा का विषय रहेंगी या अब इन पर कोई बात नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए, हमने जो अभी तक का जिसको कहते हैं ना कि किसी चीज पर बात करना है तो पास्ट प्रेसिडेंस देखते हैं, उदाहरण क्या है, क्या चला आ रहा है। बिहार के एसआईआर की चर्चा हम आप कितनी करते हैं या विपक्षी पार्टियां कितनी करती हैं? पहले जो इस तरह के घटनाक्रम हुए तो वोटर लिस्ट की चर्चा होती थी, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट की बात की थी, अब उसकी कितनी चर्चा होती है? राइट। किसी भी ऐसे प्रोसेस में जब कुछ होगा तो उस पर चर्चा होती है और उस पर विपक्षी पार्टी, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, कहीं अगर उसमें सब्सटेंस होगा तो आने वाले दिनों में भी चर्चा होगी, वरना वो तात्कालिक तौर पर मुद्दे के तौर पर उछाला जाएगा, और सब्सटेंस नहीं है, उसके पैर नहीं है, तो आने वाले दिनों में ना वो चलेगा ना उस पर चर्चा होगी। मैं यशवंत देशमुख जी के पास जाना चाहता हूं। यशवंत जी, एक तो आपकी बात अधूरी रह गई थी बीच में, क्या महिला ही वो लिमिटिंग फैक्टर जिसको कहते हैं, क्या वो महिलाओं का मुद्दा ही है? और दूसरे, क्या वाकई अब इस 90 लाख और 27 लाख पर चर्चा नहीं होगी? देखिए, महिला मतदाताओं की चर्चा इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि बहुत सारी जगहों पर प्रो इनकम्बेंट वर्डिक्ट देने में महिला मतदाताओं का योगदान आपको दिखा था, और उसको कभी 10,000 के नाम पे, कभी बहन और कभी लाडली बहन के नाम पर, तमाम तरीकों से केवल लाभार्थी योजना के इर्द गिर्द उसको समेट के रख दिया गया था कि चुनाव दोबारा जीतना है तो महिलाओं के खाते में वोट डाल, कुछ पैसे डाल दो और तुम चुनाव दोबारा जीत जाओगे।
सवाल यह है, वो सारे चुनाव एक तरफ और महिलाओं से जुड़ा हुआ ये चुनाव एक तरफ, क्योंकि महिलाओं ने यहां पर एक महिला सुपर लीडर को भी हारने पे विवश किया। केरल इसलिए क्योंकि जब बात सुरक्षा और अस्मिता की आती है तो वहां पर सारी लाभार्थी योजनाएं फेल हो जाती हैं। पश्चिम बंगाल में 2011 में जिस परिवर्तन के वादे के साथ में ममता दीदी आई थी, उन्होंने नीचे के लेवल की उगाही और आतंक की वो सारे तंत्र को लॉक स्टॉक एंड बैरल अपने टीएमसी में एब्जॉर्व कर लिया, जिसके ऊपर 30 सालों तक लेफ्ट फ्रंट का टेरर नेटवर्क चला था। राइट। और आप महिलाओं का पूरा वोट आपको पड़ा, लंबे समय तक पड़ा, लेकिन जिस समय सुरक्षा कारणों के ऊपर और अस्मिता के ऊपर आंच आई तो महिलाओं ने उस सारे प्रलोभनों और लाभ को एक कोने करके उसके ऊपर आगे जाकर के वोट दिया। मुझे लगता है आरजीकर मामले में अब जो पीड़िता की मां है, उनकी जीत देखिए आप, उनकी प्रचंड जीत भी यही दिखा रही है जो आप कह रहे हैं। रत्ना देवनाथ इस पोस्टर, जिसे वुमेन कह सकते हैं, इन चुनाव का अगर एक चेहरा आपको चाहिए तो वो रत्ना देवनाथ यानी उस पीड़िता की मां। तो ये बात मैं दोहरा देता हूं हमारे दर्शकों के लिए। यशवंत देशमुख कह रहे हैं कि अगर इन चुनावों का एक पोस्टर फेस आपको चाहिए भारतीय जनता पार्टी को तो रत्ना देवनाथ हैं। आरजीकर मेडिकल वाले मामले में पीड़िता जो थी, जो कि असल में बलात्कार के बाद जिसकी हत्या भी कर दी गई थी, उसकी मां